हो गया। तो अभी आज का जो नया टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो भाई क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं उसे। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो आपको फोर्स फाइंड करना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर मैं दो प्लेट्स को इस तरह से लूं, एक प्लेट है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इसमें एक नेगेटिव प्लेट ये है और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। और यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एक्स, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ई इस तरफ होगी, और ये ई कितना होता है पैरेलल प्लेट्स के लिए, बताओ जरा। ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो हम लिख सकते हैं इसे दी इलेक्ट्रिक फील्ड only positive plate is E पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूं मैं, सिर्फ जो पॉजिटिव प्लेट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। E पॉजिटिव इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा Q या Q अपॉन ए। सो एडजस्ट कर लेते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो देन the force on minus q is, so माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स अप्लाइड होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई पॉजिटिव, बिकॉज हम माइनस क्यू चार्ज पे फाइंड कर रहे हैं फोर्स। तो ई पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो हमारे पास F की एक वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और ई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, तो अगर हम जब न्यूमेरिकली या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो तब सिर्फ इसकी वैल्यूज आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स को हम मेंशन नहीं करते हैं।
तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो क्या ये क्लियर हुआ, ये था फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं जो अभी ज्वाइन हुए हैं। आज का जो हम टॉपिक है वो हमारा वो है कि हमें फाइंड करना है फोर्स प्लेट्स के बीच जो फोर्स लगता है कैपेसिटर्स की। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, दो प्लेट्स बना ली हैं, पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स, जिससे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। और इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करा तो हमारे पास ई पॉजिटिव आ गया, और फिर फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज पे एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई प्लस पॉजिटिव, और एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू मल्टीप्लिकेशन क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने फाइंड करा इसका मैग्नीट्यूड, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो क्या आगे बढ़े, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा आगे अगर हम फाइंड करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तब। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, कुछ बच्चों का आया है यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Energy stored in a capacitor and energy density in electric field। सो अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं तो अभी कैपेसिटर का काम ही था एनर्जी स्टोर्ड करना। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि वो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है कैपेसिटर्स में, सो अब वो कितनी एनर्जी होती है और कैसे उसको हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है तो उसे हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स प्रूफ पे बिलीव करती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है इसका, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं कि उसको कैसे समझा जा सकता है। तो मैथमेटिक्स उसका एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है कि जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है। तो फिर से हम एक दो पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं, और इस पे है पॉजिटिव क्यू चार्ज रख लेते हैं और एक नेगेटिव प्लेट। इस पे नेगेटिव चार्जेस रख लेते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट की इस प्लेसेस को हम ए प्लेस कह देते हैं, और इसे ए प्लेट कह देते हैं इसे, और इसे बी प्लेट कह देते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, ए प्लेट फिक्स्ड रखें, ए को क्या रखें फिक्स्ड, और बी को स्लोली पुल करते हैं अवे फ्रॉम ए। बी को हम क्या कर रहे हैं
is slowly pulled away from A. A जो प्लेट है वो फिक्स्ड है और B को स्लोली पुल करते हैं अवे फ्रॉम ए, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा। और ये कौन सा फोर्स, जो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, द फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, द फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। अब वो कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह लीजिए। The force between the plate of a capacitor F is equal to Q square upon 2a epsilon naught। लेकिन अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक फिनोमेना है भाई, वो क्या है, वो ये है कि इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाइड होगा, ठीक है, जो कि उसको क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। पर लेकिन अगर हम इस पुलिंग में जो फोर्स लगा है उसकी वजह से इसमें कुछ वर्क डन होगा, क्या हम उसको फाइंड कर सकते हैं वर्क डन को? तो हम लिख सकते हैं, और ये सेपरेशन इनके बीच का डी आप कह लीजिए। द वर्क डन, जब हम बी को पुल करेंगे तो उसकी वजह से इस एट दैट टाइम कुछ वर्क होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो द वर्क डन बाय द पर्सन, सपोज वो मैं हूं या कोई और है, द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द displacement of the second plate is, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू डी हो जाएगा, वैल्यू आप पुट कर दीजिए F की, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गया इसका वर्क डन। Question number 2, and the capacitance of the parallel plate capacitor is C is equal to epsilon naught A upon D। हम पैरेलल प्लेट्स के लिए ये कैपेसिटेंस पहले ही फाइंड कर चुके हैं। सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो क्या एप्सिलॉन नॉट A इस D को, इस पूरी वैल्यू को हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, C। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, W is equal to Q square upon 2C। ये वर्क डन आ गया हमारा कैपेसिटेंस के टर्म में, और यही वर्क डन, द वर्क डन बाय द पर्सन मस्ट बी इक्वल इन इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम इसे लिख सकते हैं, दी
वर्क डन by the person must be equal to the increase in the energy of the system. Energy of the system. ठीक है, तो यहाँ तक पहले पेज टर्न करने वाले हैं हम। तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि अभी तक हमने जो वर्क डन निकाला वो कैसे निकाला। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए और एक को फिक्स रख दिया ए पॉइंट पे, और ए प्लेट को और बी प्लेट को स्लोली पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम ए। तो उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो एफ कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एफ नॉट, और जो वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड प्लेट वो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F इंटू डी। एफ की वैल्यू आप पुट कर सकती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एफ नॉट इंटू डी, और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C पैरेलल प्लेट्स के लिए एफ नॉट ए अपॉन डी। तो ये वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे क्योंकि ये इसकी तरफ फॉर्म दिख रहा था यहाँ पे। तो W इक्वल टू कितना आ गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, एंड द वर्क डन बाय द पर्सन मस्ट बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। दिस capacitor of the capacitance has a stored energy U से डिनोट करते हैं हम इस पोटेंशियल इस स्टोर्ड एनर्जी को, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। और यूजिंग हमारे पास कैपेसिटेंस के भी फॉर्मूले हैं क्यू के और सी के अल्टरनेट फॉर्मूले। तो आप यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट कर दीजिए, तो सी वी पुट करने पे आपको यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू की जगह में सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एक सी से सी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका U इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। एक अनदर फॉर्म आ गया स्टोर्ड एनर्जी का, ये Q और C के टर्म में, ये C V के टर्म में, और एक Q और V टर्म में। U इज इक्वल टू, अगर आप Q की जगह आप V अपॉन C प्लेस C को प्लेस C इक्वल टू रख लें Q अपॉन V, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 Q, तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 QV। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए, ये तो किसके टर्म में Q एंड C इन दी टर्म ऑफ Q एंड C, और ये किसके टर्म में C V के टर्म में, ये Q V के टर्म में। तो ये क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो क्लियर है यहाँ तक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर U इक्वल टू 1/2 QV। हाँ ना बोलो, अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़े। ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी के बेसिस पे।
Find the energy stored. Find the energy stored in a capacitor. Find the energy stored in a capacitor of capacitance 100 microfarad when it is charged it is charged to a potential difference of 20 वोल्ट। जरा सा फटाफट एक सुटेबल फॉर्मूला चूज करो इन तीनों में से, और जो यहाँ अप्लाई हो रहा है उसे लगाओ और जल्दी से मुझे यू बताओ मेरे फाइंड करने से पहले। किसी का आया कुछ? पहले ये बता दो मुझे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। इन तीन महाशयों में से कौन सा 2000 अब 2000 क्या है ये? पूरी क्वांटिटी में बताओ, मतलब ऐसा यूनिट के साथ। 2000 जूल थोड़ा सा रॉन्ग है एक्चुअली, यहाँ माइक्रो भी था। है तो थोड़ा सा लगभग आंसर सेम है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हमसे थोड़ा सा रॉन्ग कहेंगे क्योंकि आपने चेंज नहीं करा माइक्रो को। और आप सही भी कर सकते हो इसे, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें बस। ठीक है, आपको पहले गिवन में क्या क्या दिया है? सी दे रखा है। अब आपकी दूसरी वाली यूनिट वोल्ट में है तो आप इसे चेंज कर लो। क्या कहते हैं माइक्रो को? 10⁻⁻⁶ और V 20 वोल्ट। आप इन दोनों में से जो C और V वाला रिलेशन है उसको यूज कर लो। सो U इज इक्वल टू 1/2 CV² और वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 1/2 C 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड इंटू V आपके पास 20 है और 20 को आप क्या करोगे स्क्वायर टर्म में, तो लगभग कितना आ जाएगा ये? 20 है 10⁻⁻⁴/2 इंटू 400 10⁻⁻⁴ 20 2 इंटू 10⁻⁻² जूल मीन्स 0.02 जूल। क्या इसका इतना किसी का आया था? 2000 जूल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना था, माइक्रो फैरेड को चेंज कराना बताया है। ठीक है, फिर भी कोशिश करिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी में। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या है। अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर समझ में आ गया तो एनर्जी डेंसिटी बहुत ही सिंपल है। तो अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंस
एनर्जी एनर्जी डेंसिटी वाई थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन गया। तो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी को अगर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम थोड़े से प्लेट्स के थ्रू हम बताते हैं कि डेंसिटी होगी कैसे। ये एक प्लेट है पॉजिटिव और एक दूसरी प्लेट है नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d1, ये a, और एक यही इसी प्लेट्स को अगर हम क्या करें, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, दूर दूर कर दें दोनों प्लेट्स को, मीन सेपरेशन इसका बढ़ा दें, ये हुई बात d2। तो अपन क्या बोला कि इन दोनों के प्लेट्स का सेपरेशन है d1 और इनके बीच का सेपरेशन है d2। ये पहले d1 था और इसको क्या करा, थोड़ा सेपरेशन इंक्रीज कर दी। तो इस सेपरेशन की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कुछ वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लिख लें इसमें कि आपको पता होना चाहिए पहले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हमने बताया था ना कि अगर हम इसको पुल करते हैं तो उस एक तो फोर्स वो लगेगा ही पैरेलल प्लेट्स के बीच में, जो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और एक दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाइड होगा जो इन दोनों को एक चार्जेस के बीच लगता है, क्योंकि चार्ज कैसे है, रेस्ट फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पहले पढ़ चुके हो, कूलाम फोर्स भी बोलते थे उसे। अगर किसी को ध्यान है तो आप बोल सकते हैं, कूलाम लॉ याद है। तो वही, तो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative. Electrostatic force is conservative. The energy stored in a capacitor is electrostatic potential energy. Energy stored in a capacitor is electrostatic potential energy. So we increase the separation. Increase the separation between two plate from d1 to d2, an amount of work done. W is equal to F into सेपरेशन, पहले d1 था बाद में d2 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट d2 माइनस d1, और F F क्या है,
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट d2 माइनस d1। यही जो एनर्जी है वो जाती है कहाँ, कैपेसिटर्स में, ये टोटल एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस मच एनर्जी goes into the capacitor। और जब इतना वर्क डन होगा, अगर हम सेपरेशंस को इस तरह से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इसके वॉल्यूम में। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, so the new electric field created in a volume is a d2 minus d1 is the area and that is the displacement d2 minus d1। इतना एरिया में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वॉल्यूम में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो अगर हम सिंपल जानते भी हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होता है वैसे भी, एनी क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ अगर हम क्वांटिटी की बात करें वो है क्या, एनर्जी स्टोर्ड। तो हम लिखेंगे दी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पर भी डेंसिटी की बात आती है तो वो पर यूनिट वॉल्यूम जरूर रहेगा, और कोई भी क्वांटिटी, एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is called energy density। The energy stored per unit volume in the electric field is called energy density, or it is denoted by UE। because of energy density किसकी वजह से हो रहा है, in the electric field की, ठीक है। तो UE इज इक्वल टू, आपके पास एनर्जी स्टोर क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू d2 माइनस d1। पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, a इंटू d2 माइनस d1। तो ये पेज टर्न होने वाला भी, तो उससे पहले अब आपको पता ही है, थोड़ा सा रिवीजन, उसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या देखा हमने। D1 पहले सेपरेशन था, D2 बाद का सेपरेशन हुआ, और उस सेपरेशन में हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है, हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी हम फाइंड कर चुके हैं वो U 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QB है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तीन फॉर्मूले आए थे एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कैपेसिटर में। तो अगर हम इनमें, हाँ क्या बोल रहे हो, वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा रमन बोल आराम से। हेलो, अच्छा सीट क्या करनी है, नीचे रख कर करनी है, मेरी वॉइस आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वो कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो हाँ, ये वर्क डन कितना होगा, F इंटू D2 माइनस D1, और
वो फोर्स हम कितना, हमारे पास कितना होता है अभी हम फाइंड कर चुके हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर Q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और यही एनर्जी है गोज इनटू द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये। तो अगर जब ये सेपरेशन हुआ तो इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इन अ वॉल्यूम में A d2 माइनस d1। और डेंसिटी हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, एनी क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे क्वांटिटी के मीन्स है एनर्जी स्टोर्ड। तो द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और उस एनर्जी डेंसिटी को हम ये E लिखते हैं और इक्वल टू वैल्यू ये स्टोर्ड एनर्जी और अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जानते हो ना, वॉल्यूम वैसे भी वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है, अफसोस की बात है मुझे, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। मीन्स अगर मैं एरिया को मल्टीप्लिकेशन कर दो किसी भी डिस्टेंस से तो वॉल्यूम ही तो आएगा, समझ रहे हो ना। मीन्स क्यूब, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये A इंटू d2 माइनस d1। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पे तो उसको क्लियर हो गया होगा। तो ये आया हमारे पास यू, और इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे, d2 माइनस d2 d1 से कैंसिल, और ये एडजस्ट कर लेंगे इसे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 1/2 Q² अपॉन A² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और UE इज इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, एक एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लिकेशन ऊपर और एक मल्टीप्लिकेशन नीचे। ऊपर नीचे हमने क्या एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो यहाँ पे बन जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लिकेशन कर दी ऊपर नीचे, एक यहाँ पे करी तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट वो बाहर ले लिया, और ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, और ये भी स्क्वायर हो गया, तो इन सब का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ये आपको पता है क्यों करा होगा, क्योंकि Q अपॉन A क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्लियर हुआ। हाँ ना बोलो, अगर ये सही ये समझ में आया तो आगे बढ़ता हूँ मैं, नहीं तो फिर यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ ठीक है, ये समझ में आया ना कि एप्सिलॉन नॉट को कैसे हमने अरेंज करा, यहाँ पे एडजस्ट करा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी लिख भी लिया होगा। तो जब इस तरह से अरेंज करा तो हमारे पास आ गया UE, UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। यही है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, where UE is energy density, where UE is energy where UE is energy density, where UE is energy density, ठीक है।
नेक्स्ट define define induced charge, define induced charge, derive the expression of magnitude of induced charge. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंड्यूस चार्ज। वैसे हम इंड्यूस चार्ज को पहले भी बता चुके हैं आपको कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात आ रही थी तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पे जो चार्ज थे वो किस तरफ अपेयर होते हैं, सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक होते तरफ आते थे और एक नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आते थे। तो इन्हीं को हम कहते थे इंड्यूस चार्ज। द चार्ज appearing on the surface of a dielectric the charge appearing on the surface of a dielectric when placed in a is called induced charge. The charge appearing on the surface of a dielectric when placed in an electric field, induced charge. Clear? और जनरली अगर हम देखें डायग्राम्स के थ्रू भी आपको बता सकते हैं। नेगेटिव, हाँ जी, किसे? इंडक्शन अगर हम कहते हैं तब कि जब हम किसी भी चीज को स्क्रब करते हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे, और वो पॉजिटिव, वो एक दूसरे पे क्या हो, अगर मूविंग करें या एक दूसरे को रब करते हैं तब एक के चार्ज दूसरे के सरफेस में आ जाते हैं। यहाँ चार्ज सरफेस में आने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, इंडक्शन एक अलग वो है फिनोमिना। जैसे स्केल है, स्केल को क्या करा, हेयर में उसको क्या करा, रब करा, तो उसकी वजह से क्या आया, आप थोड़ी देर बाद उस स्केल को अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो होता क्या है कि वो कागज के टुकड़े उसके पास उस पर चिपकने लग जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, कागज के टुकड़ों में पहले से कुछ चार्ज था, अगर हम कहें कि उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो स्केल के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, जो भी थे चार्जेस थे, वो उसके सरफेस में आ गए और वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कंडीशन होगी इंडक्शन की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इनमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है,
ये डाइलेक्ट्रिक है। तो इसके अंदर क्या है, डायपोल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या हुआ, डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड करेंगे, मतलब मोशन करने लग जाएंगे अंदर ही अंदर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाते हैं तो इनके चार्जेस इसके सरफेस में आ जाएंगे, लेकिन प्लेट्स को देख के भी, क्योंकि अगर हम इन प्लेट्स को क्या करें, इनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी भी सिस्टम में, तो इसके पास तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेंगे। तो इसके अंदर वाले जो चार्जेस होंगे डाइलेक्ट्रिक्स के, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इंडक्शन एक अलग फेनोमेना है ना, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे ये कौन सा है, ये माइनस क्यू है और ये क्यू चार्जेस है, और ये इंड्यूस चार्ज है क्यूपी माइनस क्यूपी। ये आपके पास क्या है, इंड्यूस चार्ज। where QP and minus QP is induced charge। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो EP क्या होगा, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, QP अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, and Q and plus Q and minus Q is the plus Q and minus Q is the plate charge। So E is equal to क्या होगा उनके लिए, इनका जो E होगा उसे हम E नॉट कह लेते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और ठीक है, और द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड resultant E is equal to E naught plus EP, but E naught और EP are opposite direction। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस QP अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो आपके पास टोटल EP आ जाएगा Q माइनस QP अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। E डिपेंड करता है इस पे, अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है तो ये इस पे डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के अगर हम उसको क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना अप्लाई करा है, E नॉट डिवाइड बाय K कापा। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो बातें हमने कही अभी तक वो तो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हम इनको सब कुछ जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू E नॉट K, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, और इस E नॉट की वैल्यू को भी, E नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू के, ई नॉट के प्लेस में पहले एक वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये क्वेश्चन ई की कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2। तो अगले पेज पे देखते हैं। तो आपके पास वैल्यू आई क्या थी, Q एप्सिलॉन नॉट A K इज इक्वल टू Q माइनस क्यू पी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और आपके पास Q अपॉन K इक्वल टू कापा इज इक्वल्स टू K Q माइनस क्यू पी। Q को अरेंज कर दो इधर, क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q अपॉन कापा, और Q कॉमन, सो क्यू पी इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन कापा। क्यू पी इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन के। सो ये आपके पास आ जाता है इंड्यूस्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। लास्ट इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है, वो है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना कोरोना डिस्चार्ज। ये तो टाइम ही है कोरोना का, ठीक है। अगर हंसी आ भी रही है तो रोक रहे होंगे। कोरोना डिस्चार्ज बड़ी इत्तेफाक की बात है, ये पहले से फिजिक्स में था और तुम लोग आप पढ़ रहे हो, तो ठीक है। मान ली सपोज कि एक स्पेयर ये है और एक छोटे स्पेयर अलग अलग रेडियस के हैं, ठीक है। इसकी रेडियस है R1, ये A है और ये B है R2। इसका चार्ज है Q1 और ये है Q2 चार्ज। एक में Q1 चार्ज है और एक में Q2 चार्ज, और ये दोनों A और B कैसे हैं, कंडक्टिंग स्पेयर है। A और B कैसे हैं, कंडक्टिंग स्पेयर, और ये कनेक्टेड हैं एक कंडक्टिंग वायर से। दोनों कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ये वाली जो रेडियस है वो लार्जर है इससे, R1 इज लार्जर देन R2। तो सपोज अगर हम देखें कि स्पेयर A पे द पोटेंशियल ऑफ स्पेयर A B की वजह से पोटेंशियल ऑफ स्पेयर A क्या होगा, V1। आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस पे कितना होगा V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, एंड स्पेयर B कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R, ये R1 और ये R2। दोनों स्पेयर कैसे कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर से, तो इनका जो पोटेंशियल होगा मस्ट भी सेम होगा, क्योंकि अब देखो अगर कंडक्टिंग वायर से
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड, तो इनका पोटेंशियल्स क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा, पहले हम लिख लेते हैं दी टू स्पेयर आर कनेक्टेड बाई अ conducting wire their potential must be the same. Their potential must be the same. और जब पोटेंशियल सेम होगा तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन और 4 पाई, तो आपके पास क्या आ रहा है, और Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। हम इसे डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए। एरिया डिफरेंट होगा, है ना, एरिया क्या होगा इसका, पाई 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये तो चार्ज के टर्म में आ गया, यहां तक नॉट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा ये टॉपिक, बहुत ही अब छोटा सा है, इसमें कंक्लूजन आने वाले हैं। तो सिग्मा के टर्म में हमारे पास ये आता है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, इसे को आप कैसे करेंगे, चलो बताते। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, अगर स्पेयर है हमारे पास तो एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, इसलिए तो आपका सॉल्व करके सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आएगा R1 अपॉन R2, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास नॉन स्पेरिकल शेप का कोई भी कंडक्टिंग या कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज है, तो ये जहां से ज्यादा कर्व होता है, जहां से ज्यादा मोर प्रिसाइजली कर्व होगा, वहां से इसकी डेंसिटी क्या होगी, विल बी लार्ज। कर्व से क्या होगा, दी डेंसिटी विल बी लार्ज, ठीक है, वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल। अब जब यहां से कर्वेचर स्मॉल होगा, तो अगर डेंसिटी स्मॉल और डेंसिटी लार्जर होगी, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
E1 E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो अगर एयर मीडियम में कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो उनके साथ वो क्या कर जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज होने पर यहाँ के जो चार्जेस हैं वो जंप कर जाएंगे अराउंड सरफेस में। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर जहाँ पे ये इससे आ रहा है कि अगर डेंसिटी कब लार्ज होगी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल। ये देखो, अगर रेडियस स्मॉल तो डेंसिटी ज्यादा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। ठीक है, अगर रेडियस क्या होगी, जहां से जिस कर्वेचर से स्मॉल होगी वहां पे क्या होगा, डेंसिटी अगर ज्यादा होगी कहाँ पे, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा। और इसी फेनोमेना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसी फेनोमेना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और इसी का यूज करा था वॉन डी ग्राफ ने इन 1929। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राफ, इसका जो डायग्राम वगैरह है वान डी ग्राफ का, वो आप खुद बना लेना घर पे। ठीक है, उसमें शार्प जहाँ पे कॉम्ब होंगी, वैसे एक बार पढ़ना आज इसे घर पे, एनसीईआरटी में होगा। तो 1990 में रॉबर्ट वान डी ग्राफ ने एक डिजाइन कर एक मशीन को जो प्रोड्यूस करता है लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को। जो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लगभग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस ऑर्डर का होगा, 10⁻⁷ वोल्ट का। और इसमें यूजफुल जो फेनोमेना है वो है कोरोना डिस्चार्ज, कि कॉम्ब पे चार्ज आते हैं और वो एयर के साथ क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और फिर वो उस कंडक्टिंग मटेरियल से जंप कर जाते हैं और सरफेस में फिर ऐसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते रहते हैं उसके सरफेस में, और फिर वो 10⁻⁷ वोल्ट तक एनर्जी क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट था कि जहाँ से कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा, वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, लार्ज होगी। डेंसिटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिक स्टोर्ड या द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चंस थे, फॉर्मूले थे, वो आप उससे